हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्वेस्ट फॉर नॉलेज में। आज हम क्लास 12 से एकांकी सूखी ढाली पढ़ने जा रहे हैं, जिसके एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क है। सबसे पहले एकांकी का मतलब है एक अंक वाला नाटक। अंग्रेजी में इसे वन एक्ट प्ले कहते हैं। तो अब चलिए एकांकीकार का परिचय पढ़ते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क जी का जन्म 1910 ईस्वी में पंजाब के जालंधर शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आपकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्य की विविध विधाओं में प्रवृत्त हुई है। आप एकांकी कला क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात करने वाले प्रमुख एकांकीकारों में से है। अश्क जी की सभी एकांकी आज के जनजीवन से संपृक्त है, जिनमें यथार्थवाद की ठोस अनुभूति एवं मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण रहता है। भाषा प्रयोग में अश्क जी अत्यंत निपुण हैं। वातावरण एवं पात्रानुकूल भाषा आपके समस्त एकांकियों में परिलक्षित होती है। आपने उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यांशों का खुलकर प्रयोग किया है। 1965 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ नाटककार के सम्मान से अलंकृत किया गया है। तो प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क जी का जन्म 1910 ईस्वी में पंजाब के जालंधर शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्य की विविध विधाओं में प्रवृत्त होती है। यह एकांकी कला क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात करने वाले प्रमुख एकांकीकारों में से है। अश्क जी की सभी एकांकी आज के जनजीवन को चित्रण करती है। भाषा प्रयोग में अश्क जी अत्यंत निपुण है। वातावरण एवं पात्रानुकूल भाषा आपके समस्त एकांकियों में परिलक्षित होती है। इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को और वाक्यांशों का खुलकर प्रयोग किया है। 1965 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ नाटककार का सम्मान से अलंकृत किया गया है। गद्य की विभिन्न विधाओं, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण, समालोचना आदि में विशिष्ट योगदान के लिए 1972 ईस्वी में आपको सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। आपकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई। तो गद्य के अलग अलग भागों में जैसे कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण, समालोचना आदि में विशिष्ट योगदान के लिए 1972 में इनको सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई। प्रमुख रचनाएं एकांकी संग्रह देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, साहब को जुकाम है आदि। उपन्यास सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, निमिषा आदि। तो ये था एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क जी का परिचय। अब एकांकी का आशय पढ़ते हैं। प्रस्तुत एकांकी सूखी ढाली में एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था तथा जिसकी यह मान्यता थी कि सम्मिलित परिवार एक विशाल वट वृक्ष की हरी भरी ढाली के समान है। इसमें व्यक्ति, परिवार और समाज में व्यापक रूप से व्याप्त आधुनिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता से नियोजित किया गया है। दादाजी के संयुक्त परिवार में छोटी बहू बेला के आ जाने से जो हलचल मच जाती है वह सभी की चर्चा का विषय है, किंतु दादाजी द्वारा समझाए जाने पर घर के सभी सदस्य जब उसके प्रति एक दूसरा ही व्यवहार आरंभ कर देते हैं तो बेला को अपना धम घुट्टा सा प्रतीत होता है और अंत में वह इंदु के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार दादाजी की परिपक्व बुद्धि द्वारा एक असहयोगिनी कितनी जल्दी गृह कार्य में सहयोग देने लगती है। तो ये जो एकांकी है सूखी ढाली, इसमें एक सम्मिलित बहुत ही बड़ा परिवार का चित्रण किया गया है। इसमें दादाजी का मानना है कि एक परिवार जो है, जो एक साथ रहता है, वो एक वट वृक्ष के जैसा है जो हरी भरी ढाली के समान है।
और इसमें बेला छोटी बहू परिवार में बेला छोटी बहू आ जाने से जो हलचल मच जाती है वह सभी की चर्चा का विषय बन जाता है। दादाजी के द्वारा समझाए जाने पर घर के सभी सदस्य जब बेला के प्रति एक दूसरा ही व्यवहार आरंभ कर देते हैं तो बेला का दम घुटने जैसा महसूस होता है और अंत में वह इंदु के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार दादाजी की परिपक्व बुद्धि द्वारा एक असहयोगिनी जल्द ही गृह कार्य में सहयोग देने लग जाती है। श्री गंगा प्रसाद पांडेय का कथन कितना सार्थक है कि दादा रूपी वट वृक्ष की छाया में परिवार के भीतर चलने वाले संघर्ष की चरम अभिव्यक्ति बेला छोटी बहू के इन शब्दों से स्पष्ट होती है। तो इस एकांकी में छोटी बहू बेला जो है उसके आ जाने से जितने भी परिवार में बदलाव आए हैं और जो भी परिवार में कुछ संघर्ष चल रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति हुई है और छोटी बहू बेला के इन शब्दों से ये सब स्पष्ट हो जाती है। दादाजी पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? संक्रांति काल का अस्त व्यस्तता में व्यक्ति वैचित्र्य की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करने में यह एकांकी पूर्ण रूप से सफल है। तो दादाजी एक पेड़ की किसी डाली का टूटकर अलग होना नहीं पसंद करते थे, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? तो ये सब इस आगे एकांकी में पता चलता है और ऐसा व्यक्ति वैचित्र्य जो ये कहानी प्रस्तुत करता है उसमें ये एकांकी पूर्ण सफल रहा है। एकांकी का सारांश, पहले पात्र परिचय देखते हैं। पुरुष पात्र में दादा करमचंद परेश भाशी मल्लू है और स्त्री पात्र में बेला छोटी बहू, छोटी भाभी बेला की सास इंदू की माँ, मंजली भाभी, बड़ी भाभी, मंजली बहू, बड़ी बहू, रजवा, पारो। तो ये पात्र के परिचय थे। अब चलिए एकांकी का सारांश पढ़ते हैं। वर्तमान युग को संधिकाल कहा जाता है। पुराने विचार, पुरानी परंपराएं अभी मिटी नहीं है। नए विचार, नए संस्कार अभी आ नहीं पाए हैं। नतीजा ये होता है कि पुराने और नए में सर्वत्र संघर्ष दिखाई देता है। प्रत्येक कुटुंब में बूढ़े लोग पुरानी परंपरा के हैं। नवयुक्त और नवयुवतियाँ आधुनिक विचारों से प्रभावित है। फल ये होता है कि आए दिन उनमें खटपट होती है और कहीं कहीं तो गृह कलह का रूप धारण कर लेती है। तो ये जो वर्तमान युग है उसे संधि काल कहा जाता है। पुराने विचार, पुरानी परंपराएं अभी पूरी तरीके से मिटी नहीं है। नए विचार, नए संस्कार अभी आ नहीं पाए हैं। नतीजा ये होता है कि पुराने और नए में सर्वत्र संघर्ष दिखाई देता है। हर एक कुटुंब में बूढ़े लोग पुरानी परंपरा के हैं और नवयुवक और नवयुवतियाँ आधुनिक विचारों से प्रभावित हो गई है। फल ये होता है कि आए दिन उनमें खटपट होती है, कुछ न कुछ नोकझोंक होती है और कहीं ना कहीं गृह कलह मतलब घर में लड़ाइयाँ का रूप धारण कर लेती है। दादा का एक भरा पूरा परिवार है। कई बेटे हैं, कई बहुएं हैं, बच्चे हैं, नाती भी बड़े हो गए हैं, एक का तो विवाह भी हो गया है। दादा का ये सम्मिलित कुटुंब पुराने आदर्शों की रक्षा करता हुआ आनंद के साथ जीवन बिता रहा है। घर की औरतें, लड़कियां कुछ ज़्यादा पढ़ी नहीं हैं, परंतु प्रेम से गृहस्थी कैसे चलाई जाती है यह वह भली भांति जानती है। तो दादाजी का एक भरा पूरा परिवार था। कई बेटे, कई बहुएं और कई बच्चे भी हैं। नाते भी बड़े हो गए हैं और उनका विवाह भी हो गया है। उनमें से एक का तो विवाह भी हो गया है। दादाजी का ये सम्मिलित कुटुंब पुराने परंपराओं को निभाते हुए चल रहा था और आनंद के साथ उनका जीवन बिता रहा है। तो घर की औरतें और लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं,
पर वो प्रेम से गृहस्थी कैसे चलाया जाता है वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। कुटुंब में सब छोटे बड़ों का आदर करते हैं, सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। घर में सबसे बड़े बूढ़े दादा हैं जो एक विशाल वट वृक्ष की तरह खड़े हैं। उनकी छाया में सब उसी तरह सुख से रहते हैं जैसे वट की शाखाओं में घोंसला बनाकर अनेक पक्षी रहते हैं। तो कुटुंब में सभी छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। घर में सबसे बड़े बूढ़े दादाजी थे जो कि एक विशाल वट वृक्ष की तरह खड़े हैं। उनकी छाया में सब उसी तरह सुख से रहते हैं जैसे वट की शाखाओं में घोंसला बनाकर अनेक पक्षी रहते हैं। दादाजी का आशीर्वाद सब पर है। दादा सब पर प्रेम की वर्षा करते हैं, सबकी खोज खबर लेते हैं। दादा ये स्वप्न में भी नहीं सोचते कि इस वट वृक्ष रूपी कुटुंब की कोई डाली कहीं दूसरी जगह जाकर लगे। सम्मिलित कुटुंब के वे प्रबल पक्षपाती हैं। उसकी छात्र छाया में सब सुखी है। कुटुंब में एक नाती परेश का विवाह हुआ। घर भर में परेश ही विशेष पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसका विवाह अच्छी जगह हुआ। जो बहू आई वह ग्रेजुएट थी। तो दादाजी का आशीर्वाद सब पर था। दादाजी सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सबकी खोज खबर लेते थे। दादाजी ये अपने सपने में भी नहीं सोचते कि वो वट वृक्ष उनका कुटुंब जो है वो उसकी डाली कहीं दूसरी जगह जाकर लगे। सम्मिलित कुटुंब के वो प्रबल पक्षपाती थे। उसकी छात्र छाया में सब सुखी थे। कुटुंब में एक नाती परेश का विवाह हुआ। घर भर में परेश ही विशेष मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसका विवाह अच्छी जगह हुआ। जो बहू आई थी वो ग्रेजुएट थी। वह बहू संपन्न घर से आई थी, पढ़ी लिखी थी। यह आकर देखा कि घर पुराने ढंग का, सामान पुराने ढंग का, रहन सहन सब पुराने ढंग का। घर की स्त्रियों में कोई भी पढ़ी लिखी नहीं, यहाँ तक कि ननद भी अल्प शिक्षित थी। तो जब वो बहू घर पर आई तो उसने देखा कि यहाँ तो सब कुछ पुराने ढंग का है। पुराने सब कुछ, ख़यालात भी पुराने हैं, रहन सहन भी पुराना है, सामान भी पुराना है, सब कुछ पुराने तरीके का है। घर की स्त्रियों में कोई भी पढ़ी लिखी नहीं है और यहाँ तक उसकी ननद जो है वो भी अल्प शिक्षित है, वो भी कम पढ़ी लिखी है। इस नए वातावरण में नई शिक्षित बहू को बड़ा अनोखा लगा। थोड़े ही दिन में उसका मुंह खुला और वह हर समय इस घर की आलोचना करती और अपने मायके की तारीफ करती। नई बहू का इस प्रकार का व्यवहार भला किसको पसंद आता। नई बहू के व्यवहार की आलोचना होने लगी। परिणाम यह हुआ कि वह सब उससे कटे कटे से रहने लगे। तो जब नई बहू का ऐसा बर्ताव था कि वो हर समय अपने घर का आलोचना करती रहती थी और अपने मायके की तारीफ़ करती रहती थी, तो नई बहू का इस प्रकार का व्यवहार किसी को पसंद नहीं आया और नई बहू के इस व्यवहार की आलोचना होने लगी। परिणाम यह हुआ कि वह सब उससे कटे कटे से रहने लगे। नई बहू को इस घर के नौकर पसंद नहीं थे। रजवा नाम की एक नौकरानी को तो निकाल ही दिया। एक दिन कमरे का सब फर्नीचर बाहर डलवा दिया। उसे नई फैशन का फर्नीचर चाहिए था। तो नई बहू को इस घर के नौकर भी पसंद नहीं थे। रजवा नाम की एक नौकरानी को तो उसने निकाल भी दिया था। एक दिन कमरे का सब फर्नीचर उसने बाहर डलवा दिया। उसे सब नए फैशन का फर्नीचर चाहिए था।
नई बहू ने अपने पति परेश से यह भी कह दिया कि मेरा तो इस घर में दम घुटता है, मेरा कोई आदर नहीं करता, सब लोग मेरा समय बर्बाद करते हैं, मेरा पढ़ना नहीं हो पाता। इससे तो अच्छा है कि किसी दूसरी जगह जाकर रहे या फिर उसे उसके मायके भेज दिया जाए। तो नई बहू ने अपने पति परेश से ये कह दिया कि मेरा इस घर में दम घुटता है, मेरा कोई भी आदर नहीं करता है, सब लोग मेरा समय बर्बाद करते हैं, मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। इससे तो अच्छा है कि मैं किसी दूसरी जगह जाकर रहूं या फिर मुझे अपने मायके छोड़ाओ, ऐसा नई बहू ने कहा था। परेश ने अपनी पत्नी बेला को काफ़ी समझाया, मगर वह इन पिछड़े हुए लोगों के साथ रहने की अनिच्छा प्रकट करती रही। परेश ने बेला को बहुत मतलब नई बहू जो है उसे बहुत ज़्यादा समझाया, मगर वो समझ ही नहीं रही थी और उसे इन पिछड़े मतलब पुराने ख़यालात के लोगों के साथ रहना ही नहीं था। बूढ़े दादा को इसकी खबर लगी थी कि नई बहू इस घर में असंतुष्ट है और उसकी क्या क्या शिकायतें हैं। एक दिन दादा ने घर के सब लोगों को इकट्ठा किया और समझाया कि नई बहू पढ़ी लिखी है, वह संपन्न घर से आई है, उसका घर में सम्मान होना चाहिए, उसका समय नष्ट नहीं करना चाहिए, जिस तरह की चीज़ों से वह अपना कमरा सजाना चाहे सजाने दे, उसको सम्मान देकर उसके ज्ञान का लाभ सबको उठाना चाहिए। दादा ने यह भी कहा कि उसका कुटुंब तो एक वट वृक्ष की तरह है, इसकी शीतल छाया में सब रहेंगे, इसका कोई अंग अलग होकर नहीं रह सकता। जिस दिन ऐसा कोई प्रसंग आएगा वह स्वयं इस घर से निकल जाएंगे। तो बूढ़े दादाजी को जब इसकी खबर लगी कि नई बहू घर में खुश नहीं है और उसकी शिकायतें जब दादाजी को मालूम हुई, तो एक दिन दादाजी ने घर के सभी लोगों को इकट्ठा किया और समझाया कि नई बहू पढ़ी लिखी है, वो संपन्न परिवार से आई है, उसका घर में सम्मान होना चाहिए, उसका समय नष्ट नहीं करना चाहिए, जिस तरह की चीज़ों से वह अपना कमरा सजाना चाहे उसे सजाने दे, उसे सम्मान दे और उसका ज्ञान का लाभ सबको उठाना चाहिए। दादा ने ये भी कहा कि उसका कुटुंब तो एक वट वृक्ष की तरह है, इसकी शीतल छाया में सब रहेंगे, इसका कोई अंग अलग होकर नहीं रह सकता। जिस दिन ऐसा कोई प्रसंग मतलब ऐसी कोई दिन आएगा वह स्वयं इस घर से निकल जाएंगे। दादा की आज्ञा का कौन उल्लंघन करे, सब ने वैसा ही किया। तो दादाजी की आज्ञा का सब पालन करते हैं और सब ने वैसा ही किया। इधर परेश दादा के पास पहुंचा और उसने कहा कि बाग वाला मकान खाली पड़ा है, आप उसे मुझे दे दें तो हम वहां जाकर रहें, नई बहू को यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। तो परेश दादाजी के पास आता है और कहता है कि बाग वाला मकान खाली पड़ा है, आप उसे मुझे दे दे तो हम वहाँ जाकर रहेंगे, नई बहू को यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। दादा ने परेश को समझा दिया कि तुम चिंता ना करो, मैंने घर के सब लोगों को समझा दिया है, अब सब लोग नई बहू का सम्मान करेंगे, उसे अपने काम करने की छूट रहेगी, उसका समय कोई नष्ट नहीं करेगा। परेश चला गया। तो परेश ने जब ऐसा आकर दादाजी से कहा, तब दादाजी ने परेश को समझा कर कहा कि तुम चिंता ना करो, मैंने घर में सब लोगों को समझा दिया है, अब सब लोग नई बहू का सम्मान करेंगे, उसे अपने काम करने की छूट रहेगी, उसका समय कोई बर्बाद नहीं करेगा। और परेश वहाँ से चला गया। अब घर का नक्शा ही बदल गया। जो औरतें नई बहू की आलोचना करती थी, सम्मान देने की दृष्टि से उसकी प्रशंसा करने लगी थी।
कोई भी काम उसको करने के लिए नहीं कहता था। उसका समय नष्ट ना हो इसका सब ध्यान रखते थे। तो अब घर का सारा नक्शा ही बदल गया। जो औरतें नई बहू की आलोचना करती थी अब उसे सम्मान देने लगी है और उसकी प्रशंसा करने लगी थी। कोई भी काम उसको करने के लिए नहीं कहता था। उसका समय नष्ट ना हो इसका सब ख्याल रखते थे। नई बहू की समझ में ना आया कि यह क्या हुआ। सबके स्वभाव में यह परिवर्तन कैसे आ गया। नई बहू की सब इच्छाएं पूरी कर दी गई थी, फिर भी वह प्रसन्न ना हो सकी। वह अपने ही घर में अपने को मेहमान सी समझने लगी। घर के लोगों के बीच जो निकटता होनी चाहिए उसके स्थान पर दूरी आ गई थी। नई बहू अब इससे परेशान थी। तो नई बहू की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सब ऐसा बर्ताव उसके साथ क्यों कर रहे हैं। सबके स्वभाव में ये परिवर्तन कैसे आ गया। नई बहू की सब इच्छाएं पूरी हो रही थी, फिर भी वो खुश नहीं थी। वह अपने ही घर में अपने को मेहमान से समझने लगी। घर के लोगों के बीच जो एकता होनी चाहिए वो उस स्थान पर दूरी आ गई थी। नई बहू अब इससे परेशान हो गई थी। नई बहू ने परेश से कहा कि उसे उसके मायके भेज दे। परेश ने फटकारा, जो चाहती थी सब मिल गया, अब भी असंतुष्ट। तो नई बहू ने परेश से जाकर कहा कि अब उसे उसके मायके भेज दे। परेश ने बोला कि जो चाहती थी सब मिल गया, अब भी तुम नाखुश हो। नई बहू को अपनी गलती समझ में आ गई। अब उसने सबके साथ हिल मिलकर रहना सीख लिया। घर के कामों में हाथ बटाने लगी, सबका सम्मान करने लगी, सब उसे चाहने लगे। इस तरह कुटुंब का एक अंग, वट वृक्ष की एक डाली जो अलग होने जा रही थी, बच गई। दादा प्रसन्न हुए। तो नहीं, जब परेश ने उसको ऐसा कहा तब नई बहू को उसकी गलती समझ में आ गई। अब उसने सबके साथ घुल मिलकर रहना सीख लिया। घर के कामों में भी हाथ बटाने लगी, सबका सम्मान करने लगी, सब उसे चाहने लगे। इस तरह कुटुंब का एक अंग, वट वृक्ष की डाली जो अलग होने जा रहा था, वो बच गया। दादाजी इससे प्रसन्न हुए। तो ये कहानी है एक पूरे भरे पूरे परिवार की, जिसमें एक बहू आती है और फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं फैमिली में कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। फिर दादाजी ने सबको संभाला और सबको समझाया कि कैसे रहना है। वह सब दादाजी के आज्ञा का पालन करते हैं और फिर अंत में जो बहू थी उसकी गलतियाँ उसे समझ में आ गई। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।